बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी जोरों से चल रही है। इस बार चुनाव में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गूंजने वाला है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच सुशांत को लेकर छिड़ी जंग का असर भी चुनाव में दिख सकता है। मुंबई में जिस तरह उद्धव सरकार ने बिहार पुलिस के साथ व्यवहार किया और उसके बाद सुशांत मामले पर शिवसेना की राजनीति से बिहार के लोग खफा हैं। अब इसका असर बिहार चुनाव में दिखेगा। शिवसेना बिहार में चुनाव लड़ती है, हालांकि इसे कोई यहां सफलता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी शिवसेना कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते आई है। लेकिन इस बार शिवसेना के बिहार चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राउत बिहार चुनाव पर बयानबाजी अभी से शुरू कर दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे 2 से 3 दिन में इस बात पर फैसला लेंगे कि बिहार चुनाव में शिवसेना हिस्सा लेगी या नहीं। बिहार में चुनाव जाति और दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है। बिहार चुनाव में लेबर कानून और कृषि बिल मुद्दा नहीं बनेंगे। राउत बिहार चुनाव को लेकर जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सीएम उद्धव ठाकरे संजय राउत को बिहार में सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाले हैं। हालांकि संजय राउत के भाई को उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी थी। संजय राउत की नाराजगी के बाद भी उद्धव ने उनके भाई को मंत्री नहीं बनाया, तो राउत को उद्धव किसी दूसरे राज्य में सीएम उम्मीदवार कैसे बना सकते हैं, और वो भी बिहार में, जहां के लोग संजय राउत की बयानबाजी से काफी नाराज हैं। खैर, बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना बिहार में इस बार चुनाव लड़ती है, क्योंकि इतना तय है कि अगर बिहार में शिवसेना ने चुनाव लड़ा तो एक भी वोट उन्हें इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुशांत और उसके बाद कंगना पर शिवसेना की राजनीति से ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में बाहरियों को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बिहार के लोग भी शिवसेना को बिहार में ही देखना नहीं चाहेंगे। महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर बीएमसी फंस गई है। उद्धव सरकार के दबाव में कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने जल्दबाजी में कंगना का ऑफिस तो गिरा दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने अब बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने बीएमसी से सवाल किया कि जितनी तेजी से एक दिन पहले सर्वे किया और अगले दिन कार्रवाई की, इतनी जल्दी तो आप कोर्ट में रिप्लाई भी नहीं करते। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बीएमसी के वो अफसर कौन थे जो कंगना के दफ्तर का सर्वे करने गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली बार मामले को देखने पर यही लगता है कि कार्रवाई गलत नीयत से की गई थी। कोर्ट ने तोड़फोड़ से पहले ली गई अवैध निर्माण की तस्वीरों को भी अदालत को देने को कहा। माना जा रहा है कि बीएमसी और उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीएमसी कई बार दोहरा चुकी है कि कंगना के ऑफिस पर कार्रवाई नियम के मुताबिक किया गया। हालांकि विपक्ष पहले ही बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठा चुका है, लेकिन अब कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई थी। पिछली सुनवाई में शिवसेना नेता संजय राउत और बीएमसी के अफसर भाग्यवंत लाते से जवाब मांगा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से भी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। इसी मामले को लेकर संजय राउत ने कहा कि ये कार्रवाई बीएमसी की ओर से की गई है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कंगना रनौत के वकील ने कहा कि ये कार्रवाई नहीं है, दुश्मनी निकाली गई है। कंगना महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खिलाफ खड़ी थी, इसीलिए बीएमसी को हथियार बनाया गया। वहीं कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या पर शिवसेना और मुंबई पुलिस के रुख पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव सरकार ने पहले बिहार पुलिस को मुंबई में जांच से रोका और उसके बाद सीबीआई जांच का पुरजोर विरोध किया। हालांकि उद्धव सरकार के चिल्लाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद तो मुंबई में खेल शुरू हो गया है। सुशांत के बहाने बॉलीवुड की सच्चाई सामने आ रही है। दरअसल ये सब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन शिवसेना के पेट में दर्द शुरू हो गया है। सांसद संजय राउत ने एनसीबी की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। राउत ने कहा कि एनसीबी का काम देश के बाहर से आने वाले ड्रग के बड़े बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ना और उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना है, फिर चाहे वो सामान हवाई मार्ग से आता हो या दूसरे किसी माध्यम से। लेकिन अभी एनसीबी क्या कर रही है? अभी एनसीबी एक एक आदमी को पकड़कर पूछताछ कर रही है, जबकि इसके लिए प्रत्येक शहर और राज्य में सरकार द्वारा गठित एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है। राउत ने आरोप लगाया कि सुशांत केस में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए एनसीबी से जांच शुरू करा दी गई। हालांकि बड़ा सवाल है, मामले में फंस रहे बॉलीवुड के सितारे और तकलीफ शिवसेना की बढ़ रही है। आखिर क्यों?
राउत की माने तो एनसीबी का काम ड्रग के बड़े बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ना है, तो क्या मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो खेल चल रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। और जब राज्य में सरकार द्वारा गठित एक टीम है तो पिछले कई सालों से इन सितारों की गिरफ्तारी और धरपकड़ क्यों नहीं शुरू की गई। क्या इनके जरिए ही चुनाव में शिवसेना को पैसा पहुंचता था। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, बीजेपी के पीछे लगी रहती है। हालांकि इसमें कांग्रेस को सफलता कम, असफलता ज्यादा मिलती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन बीजेपी को घेरने के चक्कर में दिग्गी राजा खुद ही गिर जाते हैं। एक बार फिर वो ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का फोटो शेयर कर ताना मारा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा भी अलग अलग है। हालांकि इस सिंह की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर दिया गया। दरअसल कांग्रेसी नेता ने ट्वीट किया था, जय शाह पुत्र अमित शाह दुबई में आईपीएल मैच में आईपीएल की सफलता के लिए बधाई। आरएसएस की शिक्षा दीक्षा भी अलग अलग लोगों के बच्चों के लिए अलग अलग तरह से होती है। बीजेपी नेताओं के बच्चों को सूट बूट और विदेशों में, और आम जनता के बच्चों को तलवार पिस्तौल लाठी देकर नफरत व हिंसा की। ट्वीट में जो फोटो कोलाज था उसमें 2 तस्वीरें थी। ऊपर अमित शाह के बेटे की, जिसमें जय शाह शर्ट पैंट में सोफे पर आराम से बैठे हुए थे। कैप्शन में बड़ा बड़ा लिखा था, उनके बच्चे बड़े नेताओं और बीजेपी वालों के बच्चे। नीचे दूसरी तस्वीर में आरएसएस से जुड़े लड़के थे, जिनके हाथों में खंजर, बंदूक और तलवारें थी। साथ ही लिखा था, आपके बच्चे यानी आम जनता के बच्चे। इसके बाद यूजर्स ने दिग्विजय सिंह को घेर लिया। एक यूजर ने पूछा, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं, आईपीएल बीसीसीआई नियंत्रित है, इसलिए वो आधिकारिक रूप से वहां है। क्या आप बताएंगे कि आपकी राजमाता किस आधिकारिक हैसियत से 2008 के ओलंपिक में गई थी, या एमओयू के कारण। एक दूसरे यूजर ने लिखा, कांग्रेस की शिक्षा दीक्षा भी अलग अलग नेताओं के लिए अलग तरह से होती है। कांग्रेस के कई नेता बुढ़ापे में शादी, हनीमून मनाते हैं, सफलता के लिए बधाई। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संतान राहुल का हाल, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था वो आंसुओं में बह गया। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने दिग्विजय सिंह को जमकर सुनाया। हालांकि ट्रोल होने की उनकी पुरानी आदत है। बीते दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का फेक वीडियो शेयर कर दिग्विजय सिंह फंस गए थे, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने उनको कस के धोया था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट कोई नई बात नहीं है। जब से सरकार बनी है, तीनों पार्टियों में मतभेद खुलकर सामने आते रहते हैं। कभी शिवसेना कांग्रेस से नाराज हो जाती है, तो कभी कांग्रेस शिवसेना से। यही हाल एनसीपी का भी है। बेमेल गठबंधन ऐसे ही चल रहा है और पिस रही है राज्य की जनता। पिछले दिनों सुशांत की हत्या को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच खटपट हो गई, जब डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। इसके बाद शिवसेना नाराज हो गई। हालांकि बीच बचाव करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गठबंधन को संभाल लिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक शब्द नहीं बोला था। हालात ऐसे हो गए थे कि पवार परिवार के अंदर ही खटपट शुरू हो गई थी। इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल ही होता है कि अजीत पवार गठबंधन से खुश हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अजीत पवार का पलड़ा अभी बीजेपी की तरफ झुका हुआ लगता है। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या पवार अब नया रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल पवार एनसीपी के एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने बीजेपी के आदर्श पुरुष माने जाने वाले पंडित दीनदयाल को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में उन लोगों के बारे में हमेशा सम्मान से बात किया जाता है जो अब जीवित नहीं है। यही हमारी परंपरा है। उनका ये ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलें लगने लगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उनका ट्वीट हट गया। ट्वीट हटाने के बाद पवार ने कहा कि राजनीति और सामाजिक कार्य में सीनियर की सलाह माननी पड़ती है। हालांकि ये साफ नहीं किया कि किसकी सलाह पर ट्वीट डिलीट किया, लेकिन राजनीति में इशारा ही काफी होता है जनता को संदेश देने के लिए। तो क्या माना जाए, पवार एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल नवंबर में महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने पर अजीत पवार ने गुपचुप तरीके से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि बाद में वो फिर गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन अभी जैसे गठबंधन में हालात हैं, महाराष्ट्र में कभी भी सियासत करवट ले सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना के रंग बदल गए हैं। प्रदेश के हालात कोरोना से खराब है, लेकिन उद्धव सरकार बयानबाजी में बिजी है। सुशांत की मौत पर शुरू हुई शिवसेना की सियासत अब तक खत्म नहीं हुई है।
और सांसद संजय राउत अभी भी शायराना अंदाज में सियासत कर रहे हैं। राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को लेकर ट्वीट नहीं किया है, लेकिन सुशांत के बहाने वो बीजेपी पर हमला रोज कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के राजनीतिक पिच पर अभी गेंद टर्न ले ली है और अब बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई में बवाल मचा है। इस बीच संजय राउत का एक और ट्वीट रिश्तों को लेकर कुछ अलग अंदाज बयां कर रहा है। शायराना अंदाज में लिखे गए इस ट्वीट के मुताबिक राउत कहना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज न हो तो वो टूट जाता है। अब उनके इस ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की बीएमसी द्वारा उनके बंगले के एक हिस्सा गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत से जवाब मांगा था। राउत ने उन्हें पार्टी बनाए जाने को हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ अदालत में मामले कोई नई बात नहीं है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना के बंगले का एक हिस्सा गिरा दिया था। उसके बाद उखाड़ लेना से लेकर न जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। शब्दों की मर्यादा ने तूल पकड़ा तो बयानों पर सफाई भी दी गई। संजय राउत पत्रकार होने के साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में हमेशा से आक्रामक नेता की छवि रखने वाले संजय राउत के इस शायराना अंदाज को समझना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।